अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की एपिसोड 32। ये बहुत लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा धमाका एपिसोड है, तो अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि ये तेज़ होने वाली हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। मतलब मैं ठीक हो जाऊंगी अगर आज की सर्जरी ठीक हो गई। खुशी ने भी इस लड़की की आंखें धुंधला दी क्योंकि इस वक्त बहुत सी हिम्मत भी होती, हिम्मत का जहां भी होता तो वो कम था। अमाइल ने उसके हाथ को मुट्ठी में लेकर दबाते, होंठों के पास उठाकर लाते चूमा। अमाइल का ये छोटा सा अमल मानिया को ये एहसास दिलाता कि वो अमाइल के लिए कितनी अजीज है। यस डार्लिंग, ब्रेस्ट हर्ट करता है सर्जरी के बाद स्टिचेस खुलने तक, मगर फिर हील करते ही सारे दर्द भाग जाएंगे। तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर सेल्स की ग्रोथ तकरीबन रुक चुकी है, तो सब एक्सपर्ट्स को लग रहा है आज ये सर्जरी काम करेगी। और मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, वो मेरी तुम्हारे लिए सारी बेख्तियारियां, तलब और चाह का गवाह है, ज्यादा नहीं आजमाएगा। वैसे मजीद पुरसकून करता उसके हर दर्द और फिक्र को भगाने के जतन करता दिखाई दे रहा था। उसके लहजे से शिद्दत और दीवानगी के साथ ताउमर साथ निभाने का भरोसा झलक रहा था। अमाइल, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मिले मुझ गुनाहगार को। अजीब सा दर्द था जब वो उसकी तरफ करीब होती। कांपती आवाज में मिनमिनाई, मैं भी कौन सा बहुत परहेजगार हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए पूरी ईमानदारी से अपने दिल को इश्क की राह पर डाला है। उप्स, ये क्या कर दिया मैंने? वो ये सब बोलता जैसे इख्तिताम तक खुद की सरजनिश करे। बदहवास हुआ। मानिया खिलखिला कर हंसी। इजहार वो चहकी तो मायल ने ब्लश होते चेहरा फेरा। चलो बदलो टॉपिक। वो जल्दी से हुक्म दे गया तो मानिया ने उसकी गाल से अपनी मुलायम गाल रगड़ते आंखें मादगी से झुकाई। ठीक है माइल, हिरत कुरैशी, मैंने कुछ नहीं सुना। वो माइल की तरह ड्रामा क्वीन बनने की कोशिश कर रही थी। तुम करोगी मेरी सर्जरी? वो इस सवाल पर फिर बेचैन सी दिखाई दी क्योंकि इसे माइल के सिवा किसी की आदत ना रही थी कि कोई इसे छूता भी। हाँ, और मेरे साथ दो लेडीज होंगी, स्पेशल तुम्हारे लिए उन्हें वरियाम हॉस्पिटल में बुलाया है। तुम्हें पता है आज मेरी फर्स्ट सर्जरी होगी। टू मच प्रेशर। बस सर्जरी से पहले आई नीड योर डीप हग। मानिया का चेहरा एक हाथ से लाड के संग सहलाए। वो अपना दूसरा हाथ नरमी से मानिया के दूसरे हाथ पर रखकर दबाते अपनी ख्वाहिश कहे बोला, जबकि मानिया अभी से सब छोड़ छाड़ कर उसके गले लगी। इस पर मौजूद प्रेशर की बैंड बजा गई। बेख्तियार अमाइल ने उसे बाजुओं में हिसारते गिरफ्त मजबूत की कि अंग अंग तक दोनों ने इस एहसास से सुकून को महसूस किया। इसके बाद आप बात के लिए फुल फ्लश किस चाहिए होगी मुझे? अमाइल ने इसे बाजुओं में भेजते मानिया की ईयर लोब चूमते ख्वाहिश कही। सर्जरी की बात ले लेना, आई प्रॉमिस। तुम्हारे अलावा मुझे कोई ना देखे यही चाहती थी, लेकिन तुम तो मुझे देख लोगे। फिर आज मुझे बहुत शर्म आएगी। एकदम ही वो घबराकर सामने हुई तो वो मानिया की क्यूट सी घबराहट पर हंसा। लेकिन तुम तो बेहोश होगी। वो दांत दिखाते मुस्काया, गोया आंखों में शर्रंगेजी नुमाया होने पर उंडी। बाद में कैसे नजरें मिलाऊंगी? मानिया का घबराहट से दम सा निकलने लगा। बीवी हो तुम मेरी, कभी नजरें ना मिला पाओ तो दिल मिला लेना, सब खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। वो रौब से बोला तो मानिया की दिल की धड़कनें सी मुंतशिर हुई। ये उसकी जिंदगी का सबसे हसीन सच था, जबकि वो बातें ऐसी बेबाक कर जाता कि उसे खुद भी अंदाजा न था कि वो मानिया पर किस कदर गहरा असर कर जाती हैं। अच्छा, पर मुझे इस पर तंग तो नहीं करोगे ना? वो माइल से शर्मा रही थी या डर रही थी, समझ से बाहर था, पर उसका यकीन मांगना बेहद जानलेवा लम्हा था। करूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रॉपर हील करने के बाद। अब टेंशन से निकल आओ, ये सब बहुत इजी टू हैंडल है। मानिया ने मुस्कुराकर यकीन किया। कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ काम है, अब 4 बजे मिलूंगा। तब तक तुम्हें भी कुछ इंजेक्शन लगेंगे तो गनूदगी तारी रहेगी। अमाइल ने उसका माथा चूमा और पास से उठा तो वो उसकी हथेली जकड़ कर रोक गई। मुझे प्यास लग रही है, मानिया ने आंखों में नरमी भरे कहा तो अमाइल ने मुस्कुराकर साइड टेबल पर पड़ती बड़ी बोतल से पानी उसके कप में डालते मानिया के सर के पीछे हाथ रखे, दूसरे में पकड़ा वो पानी से भरा बोतल कैप मानिया के होंठों से लगाया। जिसने वो सारा पीने के बाद अमाइल की गहरी नजरें खुद पर महसूस करे, चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये लड़की कोई मौका नहीं जाने देती मेरी हालत टाइट करने का। दिल ही दिल में सोचते वो खुद को मजीद मानिया के हक में बेहतर ख्याल ना करे रूम से निकला
تو مانیہ نے شرمگی مسکراتے سر نرم سے تکیے پر رکھا اور لیٹی۔ اس کی سوچیں اس خواہش پر جا ٹکی جو مائل اس سے سرجری کے بعد پوری کروانے والا تھا۔ ابھی سے سوچ کر وہ بلش کیے جا رہی تھی۔ لیکن تم نے ان کو بتایا نہیں، ہم ایسے کیس نہیں لیتے، ہمیں پچھلے آنکولوجسٹ کی پیشنٹ کے ساتھ تمام سیشن ہسٹری چاہیے، کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ پریام پر پہلے ہی حاسد اور دشمن گندی نظریں لگائے بیٹھے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نو نے فارسٹ ڈاک مرج گرین کلر کی پلین شرٹ کے ساتھ بسکیو کلر کی بہت ہی کلاسی فٹ چنرس پینٹ پہنی تھی۔ وہ ڈریس شوز پہنے اچھے سے بھورے سیاہی مائل بال سیٹ کیے جو سنوارنے کے باوجود ماتھے پر ہلکا سے بکھرے تھے، بالکل نقص ریڈی ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے امائل سے مخاطب تھا۔ سب بہت دن بعد اسموکنگ ہو رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا اندر کی گٹن نکالنی ابھی ایسے ہی پاسبل ہے کیونکہ ناما ناشتے کا بہانہ کرے پچھلے آدھے گھنٹے سے غائب تھی۔ جی ڈاکٹر ادام، میں ساری فارمیلٹیز بتائی ہیں ان کو، پر نامی گرامی منسٹر ہے وہ، اس کا بھائی اس کی جان پر رسک نہیں چاہ رہا۔ پچھلا ریکارڈ بھی سابقہ ڈاکٹر ساتھ لایا تھا، میٹنگ میں ہر چیز کلیئر کی گئی ہے، تبھی رحمان سر نے ان کو ایڈمٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریض کی حالت بہت نازک اور تشویشناک ہے، اسکن کینسر سے جسم کی جلد پھٹنے پر آ چکی ہے۔ نور نے گہرا سگریٹ کا کش لگاتے دعائیں سی مہکتی فضا میں چھوڑتے افسوس سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک پہنچتا ہوں ہاسپٹل، تم بتاؤ مانیہ کی مینٹل کنڈیشن بہتر ہے؟ امائل نے میڈیکل کیئر یونٹ میں قدم رکھتے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بیچ نو کا سوال سنے سر ہلایا۔ جی بھائی، پر میری ذرا خراب ہو رہی ہے، بہت ٹف ہے۔ امائل کی گھبراہٹ فطری تھی، تبھی نو کو دلی ہمدردی ہوئی۔ چلو آتا ہوں تمہیں مورل سپورٹ دینے، سی یو۔ نو کی ہاسپٹل میں موجودگی واقعی امائل کے لیے بہت ضروری تھی، جبکہ خود نو کی نظر لان میں بیٹھے بابا اور ناما پر گئی تو غصہ سا آیا۔ تشا کچھ دیر پہلے ہی گاڑی لیے نکلی تھی اپنی کسی اپر کلاس پارٹی میں، اور تب جا کر میکائل اپنی اسٹڈی سے نکل کر تازہ ہوا کھانے لان میں نکل آئے تھے۔ مجھے ناشتے کا کہہ کر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ناما سلطان، تم اب اس کی سزا پاؤ گی۔ نو نے دل ہی دل میں سلگتے سوچا اور ہزل آنکھیں پرتپش ہوئیں اور نظریں بھی پھیر لی، جبکہ اسے کیا پتا تھا وہ میکائل دکان کے اندر لگی ساگ کو سرد کرنے کے جتن کر رہی تھی جو اگر بے وقت باہر نکلتی تو ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اس نے نو کو دھمکایا میرے نام پر، تبھی نو چپ ہے۔ ناما، میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ میری وجہ سے نو کو کبھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو سکا۔ اب میں اندر باہر سے اس کا گناہگار ہوا بیٹھا ہوں۔ ناما نے افسوس سے ان کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو آنکھوں میں درد بڑے تاثرات لیے دوسرے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو گور رہے تھے۔ آج کے دن بس دل کو سمجھا لیں، یا ایسا کرتے ہیں میں آج ہی رات کو بات کرتی ہوں ان سے۔ ایسی عورت کا ہم سب کے قریب رہنا خطرے سے حال ہی نہیں میکائل انکل۔ جیسا کہ آپ نے بتایا انہوں نے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، یہ نارمل نہیں ہے۔ پھر مس دیشا نے جیسے سالم کو لے کر مجھے وارننگ دی، وہ بھی کافی اگریسو تھی۔ ناما کی آواز میں تفکر اور ڈر چھلکا، جبکہ دور اندیشی کا بھی ناما کی سوچ و فکر سے گہرا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بات کرو، اسے کہنا میرے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہت ہو گیا ناما۔ مزید میں نو کی بے بسی برداشت نہیں کر سکتا، اس عورت کو جلد از جلد اپنی زندگی سے دفع کرنا چاہتا ہوں، تب تک میری سانسیں بوجھ تلے دبی رہیں گی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی پاگل پن کرے، ہمیں اسے اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا۔ میکائل دوان کی کسی انہونی کے احساس سے لرزتی آواز پہ ناما کا دل لہجہ بھر کو ٹھہر سا گیا۔ دل میں گرا سی لگی، پر وہ ان کے ساتھ ہر طرح متفق تھی۔ ایسا ہی ہوگا، اب آپ جائیں آفس، ہوپ سو دل ہلکا ہوا ہوگا آپ کا۔ وہ نرم سا مسکرائی، آواز سادہ اور لہجہ شفاف ہوا جسے لفظ موتیوں کی مانند پروئے گئے ہوں اور رفتہ رفتہ گر رہے ہوں، تسلی دے رہے ہوں۔ دل پر سوچ سے زیادہ دباؤ ہے ناما۔ ہاں، اب یہ ہوا کہ میں برداشت بڑھتی محسوس کر رہا ہوں، جیتی رہو۔ کچھ ثانیے بعد وہ گہری سانس بڑھتے ناما کی جانب دیکھتے نرم سا مسکرائے، اور ناما کو خوشی ہوئی وہ تھوڑی سہی پر ان کی دل جوئی کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ چلو میں نکلتا ہوں آفس، ڈنر پر ملتے ہیں میرا بچہ۔ وہ اجلت میں ناما سے بات کر لینے کے سبب دماغ میں اترتے اطمینان کی ترجمانی کرتی مسکراہٹ ناما کی طرف اچھالتے دعا دیتے وقت اٹھ کھڑے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گئے، جبکہ ناما نرم کیوٹ مسکراہٹ لیے تب سنجیدہ اور ساتھ ہی سپاٹ ہوئی
जब मलगिची से मौसम में वो सर फिरा आदमी टेरेस की दीवार पर झुका धुआं उगल रहा था। पहले तो नामा को यही लगा जैसे ये उसकी आंखों का महज ख्याल है, पर गौर करने पर जब यकीन हुआ वो वाकई स्मोकिंग कर रहा है। अपनी जगह उठ खड़ी होती वो टेरेस के नीचे जा रुकी, हाथ सीने पर बांधे इन मोहतरम को सर उठाए देख रही थी, जो न जाने कौन से ख्यालों में महव किन नादीदा नज़ारों से मुस्तफीद होते सिगरेट फूंक रहे थे। क्या कर रहे हैं आप? आवाज के ताकुब में आंखें बिल्कुल ना घुमाते उन्होंने बस हल्का सा मुतवज्जा होने का तासुर दिए मगरूर नाक फुलाई, जबकि शार्प जॉ लाइन भी जबड़े बिंचने से हल्की दाढ़ी के बावजूद आवेजा हुई। शिफाफ माथे पर इक्का दुक्का बल चले आए। वो यही सोच रही थी, कोई इतने हसीन तरीके से गुस्सा कैसे हो सकता है कि अगले के होश ही उड़ जाएं। मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हैं नशई? इस बार नामा के उकसाने की कोशिश रंग लाई। वो नीचे नजरें तिरछी सी करे, नामा के चेहरे पर जमाकर एक आईब्रो चुकाए गुरा। अब तो जितने सिगरेट पास हैं सारे फूंक कर सर्टिफाइड नशेई बनकर दिखाऊंगा नामा सुल्तान। ठिठाई के संग रोब चाटते इसने नामा को डराना चाहा, जो इसे ऐसे जवाबन घूरी जैसे कह रही हो अभी आकर आपके नशे उतारती हूँ। जबकि नू की पलक झपकने की देर थी कि वो मंजिल से गायब हुई। नू ने मुतफक्कर होते दीवार पर बाकायदा झुककर नामा को तलाश करना चाहा, मगर फिर वो ऊपर आ रही है यही सोचकर फिक्र भरे तासुरात वापस मगरूराना हुए। नू ने दीवार से टेक लगाए नजरें इस ग्लास डोर एंट्रेंस पर जमाई, जहां से नामा सुल्तान अभी नू के मुताबिक तूफान बनी हुई वैसे ही उसकी तरफ आएगी जैसे भागी थी। नामा ने मेड को नाश्ता बनाने का कहा था, पर वो पहले दीशा और सारिम का बनाने में बिजी थी। तभी नामा ने से कहा था वो उसका और नू का आराम से बना ले। मुलाजमा से नाश्ते की ट्रे लिए वो सीढ़ियां चढ़ती हुई बेडरूम के दरवाजे तक आई और शूज से दबाव देते इसे खोला। कमरे में एंटर होते ही ट्रे मेज पर झुक कर रखते वो उठकर पलटी ही कि आंखें नजरों की सेध में दीवार से लगकर खड़े नू पर गई। नामा की सर्द निगाहों से हरगिज ना दबते इसने बड़े महजूज से अंदाज में हंकारा बढ़ा था। वो रूम से निकलती टेरेस में आती, ठीक नू के सामने जाकर रुकी। अचटती नजरें नू की शक्ल पर जमी थी। फेंके इस गंदी चीज को, क्यों फिजा आलूदा कर रहे हैं और अपने होंठ भी खराब कर रहे हैं। इसका धुआं जो कई दिन फेफड़ों में रहेगा वो थोड़ा थोड़ा आपकी हर सांस के साथ बाहर निकलेगा, और ऐसी सांसों वाली के करीब भी नहीं आऊंगी मैं। नजरें लम्हे में शिकायती हुई जबकि उन्होंने सारी हफ्की बुलाए। टेक छोड़कर नामा के करीब चंद कदम बढ़ाए रुका। तुम मुझे नाश्ते का कहकर मेरे वालिद ग्रामी के पास बैठी गप्पे लगा रही थी। मैं जेलस होता हूँ, तुम्हें मजाक लगता है, तभी सीरियस नहीं लेती, लेकिन अब जब जब मुझे चलाओगी मैं खुद को दुगना चलाऊंगा। नहीं फेंक रहा। वो सरासर नामा को गुस्सा दिलाते इनकारी हुआ। इनको मेरी जरूरत थी, अपसेट थे वो। नामा ने जलाहट के संग बताया, क्योंकि वो धुआं उगलता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मर्दाना वजाहत के साथ ये चीज बहुत awkward लग रही थी। वॉट एवर नामा, वो इस वक्त इरिटेटिंग मशीन था। नामा ने कुछ देर तो उसे गंदी सिगरेट इनहेल करते बर्दाश्त किया, मगर फिर जैसे आंखें दुखने लगी। इधर दे, फिर मैं भी पीती हूँ अगर नहीं फेंकना। नामा ने उकाब की सी नजर नू के हाथ पर रखे, उसी की रफ्तार से नू के हाथ से सिगरेट छीने बिना नू को संभलने का मौका दिए और सिगरेट होंठों में दबाए उसको सक किया। पर नू के इसके शाने पकड़ने तक वो बुरी तरह मुंह और हल्क में बढ़ते धुएं पर वो सिगरेट फेंकती खांस उठी। बेवकूफ लड़की। नामा को इस धुएं का फंदा सा लगा कि कितने लम्हे उसका सांस बहाल ना हुआ। नू ने उसका हाथ पकड़कर खींचते जलती सिगरेट पर गुस्से से अपना बूट मारते अंदर कदम बढ़ाए और नामा को पकड़कर मैट्रेस पर बिठाया, पर वो मुसलसल खास खास कर चेहरा पूरा लाल कर बैठी और सितम के उसकी आंखों से भी पानी निकलने लगा। ये क्या जहर पी रहे थे आप? मेरा गला। वो बुरी तरह हल्क तर करती, हाथ पैर मारती हुई चिल्लाई, तभी नू ने हाथ पैर से फूलने पर सख्त परेशान होते पास ही बैठे साइड टेबल पर पड़ी पानी की बोतल ही उठाए नामा के मुंह से लगाई, जिस सबब 2 घूंट भरते नामा का गला कुछ तर हुआ। तब जाकर उसका खांसना रुका और सांस बहाल हुई। उन्होंने उसे पकड़कर नामा का सर अपने सीने से लगाते सॉफ्टली उसका सर चूमते उसके मुकम्मल सांस बहाल होने तक अपने सीने लगाए खामोशी ही अख्तियार रखी। जो नू के सीने से उठती खुशबू से वैसे ही
सारी तकलीफ का मरहम पाती से इनहेल कर रही थी। ठीक हो नामा? जब वो खांसना बंद हुई तो नू ने उसका चेहरा ऊपर करते इन भीगी आंखों से निकलते पानी को पोंछते कदरे पशेमान लहजे में पूछा, तो नामा ने सर इस बात में हिलाते नू का वही हाथ अपने दोनों हाथों में दबाया जिससे से नदामत से निकाल लेना चाहती हो। खुद को फिर तकलीफ थी। जब मना करती हूँ तो रुकना फर्ज होना चाहिए। क्या कहा था तीसरी बार? मजीद वो कुछ बोल ना पाई क्योंकि वो उसके होंठों पर नफी में गर्दन हिलाता अपने हाथ की उंगलियां जमा गया कि वो नामा के कहीं जाने की बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर तुमने ऐसा सोचा तो बहुत बुरा होगा, वो कहरनाक वार्निंग दिए, उसके होंठों पर दबाव दिए डांट गया। फिर जब लगा वो कुछ बोलना चाह रही है तो इन खूबसूरत होंठों से उंगलियों की पोरें हटा ली। नो, वो शदीद अफसुर्दगी से पुकारी, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, वादा करता हूँ, लेकिन ऐसे आइंदा मुझे रोकने के लिए खुद को तकलीफ ना देना। तुम्हें बार बार बताऊं क्या कि तुम्हारा ये सांस कितना कीमती है नामा? बेवकूफ लड़की। हाथ उसके बिखरते खुले बालों पर संवारने के अंदाज में फेरता वो ना चाहते हुए भी अपने अंदर की कैफियत छुपा ना सका। नामा को अंदाजा नहीं था उसकी ये छोटी सी हरकत भी नू पर कितनी भारी पड़ सकती है। हाँ, बहुत बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझसे मिन्नतें नहीं की जाती, सुन ले। थोड़ा लड़कर ही वो इस शख्स की रुकी सांसें बहाल कर सकती थी। हाँ, ये तुम हर थोड़ी देर बाद लड़ क्यों रही हो आज मुझसे नामा? नामा का प्लान काम किया था, तभी तो मीसनी मुस्कुराई थी, बस आंखों की हदूद तक। मैं एक हद तक प्यार से बात कर सकती हूँ मिस्टर नू, उसके बाद मेरा दिमाग आउट हो जाता है। अपने नेक असूल बताती वो जरा ना हिचकिचाई, पर माहौल पर एक लम्हा सकता छा गया। वो पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया, जबकि नामा ने इसे काफी हल्का ले लिया था। उन्होंने उसके शाने को पकड़ते बैठे बैठे नामा को मैट्रेस पर गिराते खुद इस पर झुकते हाथ मैट्रेस पर दबाया, तो नामा ने उसके खुद पर झुकने के सबब जख्म पर दर्द के बाहर कराहने पर नू के सीने पर हाथ रखते मजीद झुकाव से रोका। उसके खराब दिमाग का तफसीली जायजा लेने वाला था। नू, अब पागल? उसके बैंड होने पर बुरी तरह परेशान हुई, चिल्लाई थी, पर नू के वक्ती दर्द भरे तासुरात नामा को यूं बिना तकिए पैटिस पर बिखरे बालों समेत लेटा देखे सरूर में बदले। ऊपर से वो जैसे दबे दबे गुस्से और उलझन समेत देख रही थी वो, और गजब। तुम्हारा दिमाग खराब होता, दिमाग ठीक कर देता अगर मजीद झुक पाता, लेकिन ये नामुमकिन है। बताओ क्यों तंग करती हो मुझे? नामा ने तेजी से सांस लेते हल्क से थूक निकलने के बीच उठने की कोशिश की, पर नूर जैसे उसकी गर्दन से जरा नीचे और सीने से जरा ऊपर हाथ रखकर दबाते से वापस गिरा गया। नामा उसके ऐसे बेबाक अंदाज पर हौनक रह गई। मैं तंग करती हूँ? मैंने कब तंग किया? सुबह से मुझे परेशान आप कर रहे हैं, और ऐसे कौन मैट्रेस पर गिराता है? आपके हाथ की उंगलियां इतने जोर से मेरी गर्दन पर चुभी हैं। उल्टा वो बरहम होती शिकायत लगाती हाँफने लगी कि वो अपना एक हाथ उसकी कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के बीच जमा कर अपने दिए दर्द को रद्द करने की मजीद बेबाक कोशिश करे। नामा को सच में दहला रहा था। नू, आपके हाथ को? वो सख्त बेचैन हुई, हाथ भी खुद पर से हटाने लगी, पर न जाने क्यों वो नू के हाथ को झटकते झटकते रुक गई। इस हाथ से नू से ज्यादा प्यार था। काट दो कि ये हाथ अगर ये तुम्हें परेशान करेगा, नू ने महजूज होते पूछा, पर नामा ने नफी में गर्दन घुमाते उसके हाथ को खोलकर अपने चेहरे के सामने फैलाते हथेली चूमी। लम्हा लगाता नू की सारी मस्ती प्यार में बदली। इसे मैं गर्म हवा भी ना लगने दूंगी। नाश्ता ठंडा ना हो रहा होता तो मैं आपको यहाँ से हटने पर कभी ना कहती, और आपको झुकने के सबब दर्द हो रहा होगा। टार्जन तो नहीं है ना कि इसीलिए जिस्म से असर ना पड़ रहा हो? वो इतने प्यार से बोली कि नू ने उसकी कमर में बाजू लपेटकर नामा को वापस उठाकर बिठाया, तो दोनों की आंखों में की दीवानगी भरी मुतमस्सम लहर थी। अब दर्द नहीं हो रहा, वो आंखों में कुछ शरारत लिए बोला, पर नामा ने उसकी मतलबी सी आंखों से आंखें चुराते खामखा नाश्ते की ट्रे को घूरा। लेकिन नाश्ता अब भी ठंडा हो रहा है, चलें फिर, आपको हॉस्पिटल ड्रॉप करके मुझे बहुत से काम है, बाकी का तंग रात को कर लीजिएगा, अभी मेरी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। जरा भी मजीद शरारत की आपने फिर लड़ पड़ूंगी। मेरे पास रोने या लड़ने का ऑप्शन है, रो नहीं सकती कि मेरे आंसू आपको सूट नहीं करते। वो हर बार जानती थी कैसे बहके नू को काबू करना है, पर नामा नहीं जानती थी कि वो बिना इजहार करे या सुने ही वो हर जल्द नू की रूह में सही मानों में उतरने वाली है। इतना सब पता है तुम्हें? नून इसकी जॉ लाइन पर अंगूठे की पोर सहलाते।
नामा के होठों के दाएं किनारे वो अंगूठे की टिप ले जाते रोकी और इन बुरी आंखों में अपनी हेजल आंखें गाड़ी। शायद इससे कहीं बढ़कर वो इसे देख ना पाती, जल्दी से बाजू उसकी गर्दन में लपेटे गले लगी और नोज के फरार की शिकायत भी ना कर सकता था कि नामा का उसके गले लगना हर दूसरी राहत पर अफसल था। जबकि ये हक नामा ने इसे सिर्फ इसलिए किया कि वो अपने बाबा की वजह से बहुत कुछ सह चुका है। उसे यकदम ही नूक के हौसले पर प्यार आया। ऊपर से वो भी तो इसे आजमा रही थी। नूक के हाथ नामा को खुद में भरपूर कैद कर गए। उसकी पिछली गर्दन का वही होश उड़ाता हिस्सा बाल हटाकर चूमते नामा के अंदर अपने लिए मजीद तलब बढ़ चुका था। ये नामा का वीक पॉइंट था। तुम बाबा के साथ 4 बजे तक व्यायाम हॉस्पिटल आ जाना। तुम दो को देखकर मानिया को हौसला मिलेगा कि उसके करीबी अपने पास हैं। वैसे तो अमाइल काफ़ी है, लेकिन वो तुमसे और बाबा से भी उनस रखती है। उसे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने सारे मतलब परे करते। जब हिसार से नामा को आज़ाद किया तो वो रूबरू होती सर हिलाए मुस्कुराई, क्योंकि वो खुद मानिया और अमाइल को उस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जिस तरह ये आदमी खुद को संभाल लेता है, मैंने किसी दिन पूरे का पूरा मर मिटना है आप पर नुआ दोगा। वो कह ना सकी, पर नुक की चुराई आंखों से धीरे धीरे इश्क में मुब्तला हो रही थी। वो जब हद से गुजरने लगता था तो नामा के लिए खुद को रोक लेता कि वो लड़की शिद्दतों से कोसों दूर मुद्दत तक आबाद रही थी और नो उसे एकदम करीब किए से डराना नहीं चाहता था। नू ने उसकी गाल चलाते उठकर अपनी खूबसूरत कुशादा हथेली इस हसीना की तरफ फैलाई, जिसने बिना सोचे अपना मुलायम हाथ थमाकर उठ खड़ा होते नू को देखकर ब्लश स्माइल दी। अपने ये ब्लश कभी छुपा भी लिया करो, सामने वाले पर कातलाना हमला कर सकते हैं। वो इसे लिए काउच टेबल की तरफ बढ़ा। नाश्ता बहुत लाइट था, जो नामा ने खुद ही कहलवा कर बनवाया। एक यमी गर्मा गर्म सूप भी था, जो नामा ने नू की तबीयत की वजह से ऐड करवाया। नामा को बिठाए वो खुद भी साथ बैठा और खुद से पहले इसने बटर चीज ऑमलेट का एक छोटा सा बाइट फॉक की मदद से नामा की तरफ बढ़ाया और नीचे हाथ रखा जैसे वो छोटी बच्ची है और गिरा देगी। सामने वाला ऐसी हरकतें ही ना करे कि मैं ब्लश करूं। बाइट मुंह में लेती वो फौरन हिसाब भाग कर गई। नू के आईब्रो सताशी अंदाज में उठे। मेरे दिल के मसाइल हैं ये, कुछ ना खत्म होने वाली मजबूरियां हैं, तुम नहीं समझोगी। वो अपनी कॉफी उठाए सिर्फ बरथा बोला, पर नामा के होंठों से इस जानलेवा सफेद पोश आदमी के लिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। नामा की शिद्दत से दिल चाहा वो नू की गाल पर जोर से बाइट करे। दांतों को उसकी क्यूट मासूमियत गुदगुदाहट दे गई थी। नू ने कुछ देर बाद बेइरादा नामा को देखा तो वो नाश्ता करने के बजाय नू की गाल पर नादीदों की तरह अपनी आंखें फोकस की हुई थी। वहां मौजूद फेशियल हेयर्स के साथ क्लियर स्किन पर उसका दिल चाहा दांतों की घड़ी बना डाले। नू को देखते वो जल्दी से नजरें नीची करके, तभी नू ने उसकी तरफ जरा खिसकते अपनी गाल नामा की तरफ किए चेहरा बेंड किया। मुझे बाइट करना था, नामा ने आंखें पिटपिटाते ऑफर करने वाले को वार्न किया, जिस पर नू ने अपनी गाल पर फौरन हाथ जमाते डरकर फासला बनाया और ऐसे घूरा कि वो मुंह पर हाथ रखे हंसी। वल्लाह नू को उसकी हंसी मस्मराइज कर गई। बस बस, कुछ ही बहके हंसी के फूल हमारी वेडिंग नाइट के लिए संभाल लो। नामा की हंसी को ब्रेक लगे, चेहरा पीला पड़ने में लम्हा लगा और जैसे वो चेहरा दूसरी तरफ फेरती जूस का ग्लास उठाकर लबों से लगा गई। नू ने अब खामोशी इख्तियार करने का फैसला लिया, क्योंकि अब वो कुछ बोलता तो नामा से पिट जाता। जबकि नामा को लगा ये जूस नमा लिक्विड गले से गुजरना मुहाल हो गया हो। सूप तो बहुत गर्म है। नामा को मुहातिब करने को वो सूप से बड़ी स्पून होंठों तक लाए इसको फूंक मार कर बोला तो नामा ने हिम्मत से जमा करे रू की तरफ होकर वापस बैठे। उसके हाथ से वो सूप बाउल ले लिया। रू की नजरें वारफ्तगी से नामा के चेहरे के गुलालों पर जमी थी। तुम बहुत हसीन हो नामा। नामा ने सूप स्पून पर से उठते धुएं को चंद फूंके वो भी प्यार से मारते बेख्तियार बड़बड़ा उठते नू को देखा। फिर वो सूप स्पून नू के होंठों तक लेकर गई कि जानती थी ये हुस्न इन हेजल आंखों का है। थैंक यू, मुंह खोलें। नामा ने उसके होंठों पर फोकस किया जो खुले, पर वो इतना नामा में महव था कि आधी स्पून पिए ही लिप्स मीच गया, जिस सबब उसके होंठों पर गर्म सूप फील हुआ। नामा ने बेख्तियार स्पून को बाउल में रखते शहादत की उंगली बेंड करे नू के होंठों से टपकते सूप के कतरे से लगाकर इसे पूंजा और बेइरादा अपने होंठों में वही उंगली दबा ली जो सरासर नामा से अनजाने में हुआ। पर नू की नजरें जिस तरह नामा पर ठहरी
وہ اپنی بینڈ انگلی کو ساکن آنکھوں کے سامنے کرے گوری، جیسے اس نے ہونٹوں سے ابھی بے دھیانی سے لگایا تھا۔ یہ کیا تھا ناما؟ وہ اب تک پتھرایا ہوا تھا، پر ناما نے اسے باؤل تھمایا اور اپنا جوس کا گلاس اٹھا کر پورا فنش کرتی پاس سے اٹھ گئی۔ میرا ہو گیا نو، میں ہیلز نکال لوں اپنی؟ ناما کی کلائی اچکتے وہ اسے روک گیا، جبکہ ناما کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اندر گھٹ جائے کہ کیسی حرکت اس سے سرزد ہو چکی تھی جو نو کو پاگل کرنے کو کافی تھی۔ نو، یہ ایک دم ہوا کوئی انٹینشن نہیں تھی، نہ کوئی رومانس تھا جو خود بخود ہو جائے۔ اس کے بارے سوال کر کے مجھے مشکل میں کبھی مت ڈالیے گا، مجھ سے ہی آپ کی فکر میں ہوا۔ ناما نے اٹکتے ہوئے لہجے میں ہی صفائی دی، پر نو نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بہت دیوانگی سے اس کا ماتھا چوما۔ اتنی دیر وہ یہ لمس لوٹاتا رہا کہ وہ ساری بوکھلاہٹ سے باہر نکل آئی۔ اگر یہ فکر تھی تو محبت سے کہیں درجے جان لیوا ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم الگ ہو۔ میں نے ایسی فکر آج تک نہیں دیکھی جیسے تم میری کر رہی ہو۔ ناما نے پیار سے ان شدت چھلکاتی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو اچھا لگا یہ؟ وہ اس تڑپ کا اظہار چاہتی تھی جو ان ہزل آنکھوں تک قید تھی۔ ناما، اچھا؟ نو گرل، تم نے خرید لیا ہے مجھے۔ وہ اترانے لگی کہ نو اسے ایک ہی دن میں اتنا سخی کر گیا۔ تو میں مالک ہوئی آپ کی؟ سو اس مالک کا حکم ہے کہ ناشتہ مکمل کریں، پہلے ہی بہت لائٹ سا ہے۔ ہم یہ والی باتیں کسی اور وقت کنٹینیو کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ایک تو حکم دے رہی تھی، دوسرا منت برا انداز نو کو لوٹ گیا۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا میں تمہیں ہیلز پہنا سکتا ہوں؟ میں تمہارے پیروں سے بری طرح obsessed ہوں ناما، میں ان کو فیل کرنا چاہتا ہوں۔ ناما نے بے اختیار دونوں ہاتھ شدائی کے رخساروں سے جوڑے اور صدماتی سا ہنسی کہ ایسی فرمائش کو اس سے کرے گا کبھی نہ سوچا تھا۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ میرے پیروں کو ہاتھ لگائیں۔ وہ افسردہ تھی۔ مجھے کیوں لگتا ہے پھر؟ کیا تم کچھ چیزیں صرف اس لیے کر سکتی ہو کہ وہ مجھے پسند ہے؟ میرے لیے ناما؟ وہ کہنا تو چاہتی تھی نو عطا توخان آپ کے لیے کچھ بھی، پر کہہ نہ پائی، بس سر ہلا دیا۔ پہلے آپ ناشتہ فنش کریں۔ وہ بضد تھی، پر نو نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی بٹھایا۔ تم بھی؟ وہ فوراً مان گئی اور نو نے اس کے بعد سوپ مزے سے انجوائے کیا، کچھ سالڈ بھی دیا اور اپنی کافی ویسے ہی چھوڑ دی کہ آج وہ کچھ کڑواہٹ کی موڈ میں نہ تھا۔ آج اسے انڈائریکٹ کس کے نشے چڑھے تھے۔ ناما نے اپنے لیے بلیک ہی ہیلز نکالی اور کاؤچ پر بیٹھی تو وہ پاس ہی آتے رکا۔ جھکے مت، میں پیر ٹیبل پر رکھتی ہوں۔ ناما نے اس کے لیے آسانی چنی تو وہ مسکراتا اس کے ساتھ ہی بیٹھا، اور ناما نے اپنا ایک پیر میز پر رکھا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر جیسے اس کے پیر کو ہاتھ میں لیتے دبا کر سہلایا۔ ناما کو لگا بس ابھی جھک کر چوم لے گا، کیونکہ باخدا نو کا یہی دل چاہ رہا تھا۔ پھر بھی اس نے خود پر جبر کرتے ناما کے پیر پر ہیل فکس کی، پھر دوسرے پیر کو بھی یوں ہی محبت دی۔ میرے پیروں کو چھو کر کیا ملتا ہے آپ کو نو عطا توخان؟ وہ شرمندہ ہوتی جب وہ اس کے پیر کو کچھ زیادہ ہی محبت سے دیکھتا اور چھونے کی کوشش کرتا۔ اطمینان کہ کبھی یہ ہمارے بچوں کی جنت بنے گے۔ نو کے پاس ناما کے دل کی دھڑکن روکنے کے سارے ہتھیار موجود تھے۔ ناما نے رحم طلب پھٹی آنکھوں سے نو کو دیکھا، جو دوسری ہیل پہناتے آج کچھ زیادہ ہی بہکی باتیں کر کے ناما کی برداشت آزما رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے۔ ناما نے شرم سے خود میں دبتے دہائی سی دیتے فریاد کی، اور ہیل فکس ہونے کی دیر تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس سے بھاگی۔ باقی وقت وہ چپ ہی رہے، اور ناما نے ہیلز کے بعد اپنا لیڈی بلیزر جو اس کی ہائی ویسٹ پینٹ کے ساتھ میچنگ تھا وارڈروب سے نکالا اور فوراً بنا نو کو دیکھے اسے گاڑی میں ویٹ کرنے کا کہا، اور اپنا فون اور گاڑی کی چابی لے کے نکل لی، جیسے خدشہ ہو کہ کچھ سنگین نہ ہو جائے۔ جبکہ نو نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود کو پیچھے کی طرف ڈھیلا چھوڑ کر گہرے سانس بھرے تھے، جیسے معاملہ اب ہاتھ سے آگے نکل گیا ہو۔ ناما نے نو کو ہاسپٹل ڈراپ کیا، پھر وہ اپنی کچھ کلاسز لینے گئی جو پینڈنگ اور ایڈوانس دونوں تھیں، جبکہ نو نے مسٹر صابر سے ملنے کے بعد بھی رحمان تبریز کو اپنے مشکوک ہونے کا بتایا، پر انہیں لگ رہا تھا کہ نو ان ڈاکٹرز کی وجہ سے ایسا سوچ رہا ہے۔ تبھی خود گارنٹی بھی لے بیٹھے، کیونکہ وریام ہاسپٹل کا مقصد ہی لوگوں کی تب مدد کرنا جب وہ ہر طرف سے بے یار و مددگار ہو چکے ہوں۔ جبکہ نو نے جب نادر مروان کا خود معائنہ کیا تو اس آدمی کی حالت اس قدر خوفناک تھی کہ وہ خود دہل گیا۔ لمف نوڈز سخت اور سوجے تھے، جانڈس یعنی آنکھیں ایک دم پیلی۔ وہ آدمی نہ بیان کیے جاتے درد سے گزر رہا تھا کہ ہر 2 گھنٹے بعد اسے ایک پین کلر ری ایکٹیویٹ انجیکشن نہ لگتا تو وہ درد سے چلانے لگتا۔
जबकि फूलते पेट से भी नू को अंदाजा हो चुका था कि उनके पेट में फ्लूइड बनना शुरू हो चुका है। पेट थोड़ा फूला था, बकिया जिस्म जैसे लागिर होना शुरू था। नू इस पेशेंट के तमाम टेस्ट और उसकी रिपोर्ट शाम 4 बजे तक हासिल कर चुका था। तबीयत उसकी सोच की तरह बिगड़ी जरूर थी, पर नू के मुताबिक उनकी जान बचाने का अब एक ही हल था, और वो था कुरेटिज और इलेक्ट्रोसर्जरी। कैविटिज कैंसर वाले जिल्द की बाकियों को खुरचने का अमल है, जबकि इलेक्ट्रोसर्जरी बरकी करंट के साथ टिश्यू को जलाना, खून बहने को कंट्रोल करने और कैंसर के बाकी हुलियों को तबाह करने के लिए कैविटिज के बाद इस्तेमाल किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट नू के मुताबिक इसी हफ्ते के आखिर तक रिकमेंड किया गया, और वरियाम हॉस्पिटल की तमाम एक्सपर्ट ने इस पर एग्री किया, क्योंकि नू पर इन सबको भरोसा था। वहीं मानिया को काफी घंटों से दवाओं के जेर असर रखा गया था। जबकि सर्जरी 4 बजे शुरू होनी थी, तभी फेरोज सुल्तान और हिरत साहब भी हॉस्पिटल आने को निकल चुके थे। मैं अंदर आ सकता हूँ? साबिर, जिसने यही उम्मीद की थी कि नो इस केस को लेकर पैनिक हो जाएगा और इसी तरह मरीज की कंडीशन देखते फौरन कोई ट्रीटमेंट शुरू करेगा, अपने प्लान के फ्लॉप होने का डर दिल में दबाए नू के ऑफिस आने की इजाजत तलब किए बोला। तो नू ने सर हिलाते इजाजत दी। आइए मिस्टर साबिर मरवान, बैठिए। साबिर ने मगर मच्छी आंसुओं को ऐसे साफ किया जैसे भाई को कुछ हुआ तो सांसें उसकी भी साथ निकलेंगी। जबकि नू इन सियासी लोगों को अच्छे से जानता था कि ये किसी के सगे नहीं, लेकिन नादिर मरवान बिलाशुबह एक बेहतरीन लीडर था, तभी नू इस केस में अपना बेस्ट देने वाला था। भाई ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर अदा, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। साबिर की मसनूई फिक्र परेशानी देखकर भी नू ने नरम संजीदा अंदाज से साबिर साहब की तरफ देखा। वरियाम हॉस्पिटल नाम ही उम्मीदों को पूरा करने वाले इदारे का है मिस्टर साबिर। हम एक्सपर्ट्स अपना बेस्ट देंगे। अगले संडे हम उनका सर्जिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर शुरू करेंगे। तब तक उनकी कंडीशन स्टेबल करने की हर मुमकिन पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो जिस भयानक दर्द का शिकार है, ऐसे में बरकी रेस सीधी मौत बनेगी। आपने उनको हमारे हवाले किया है, अब मुतमईन हो जाएं। अगर अल्लाह ने उनकी जिंदगी लिखी है तो हम जरूर उनको बचा लेंगे। हैव अ गुड डे। एक तो इतने सीनियर सियासी आदमी के आने पर नू ने उठकर किसी किस्म के प्रोटोकॉल को देने की जरूरत महसूस ना की। दूसरा हैव अ गुड डे कहकर साबिर साहब को इनडायरेक्ट वे में अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं कहकर भी गजब दिलाया। वो इजाजत लेते शराफत से बाहर तो निकल आया, पर नू का अकड़ा होना साबिर मरवान को कुछ चुभा था। अरे ये कल का आया आदमी अकड़ किस बात पर रहा है? कहीं भाई को ठीक ही ना कर दे साला। गलती तो नहीं हो गई मुझसे? साबिर जब उसके ऑफिस रूम से निकला तो मारे हफत के कन पट्टी मसलने लगा कि नूह को देखने के बाद लग रहा था कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, जो साबिर साहब का चैनो करार मुतासर करता नजर आया। खैर नामा ने 4 बजे तक मिकाइल दुकान को उनकी कंपनी से पिक किया। वो पहली बार दुकान लग्जरियस फाउंटेन में आई थी। पूरे तुर्की के कई बड़े शहरों में मिकाइल दुकान के लग्जरी होटल्स थे, जहां का मेन हेड ब्रांच ऑफिस इजमीर में मौजूद था। स्याह शीशों से बनी सूची सी बिल्डिंग के माथे पर चमकता दुकान लग्जरियस फाउंटेन दूर से ही देखने वालों को हिप्नोटाइज कर देता था। फिर नामा इस बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल लॉक चक्कर गेट से अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हा अंदर का नजारा इससे मबहूत कर गया। नामा से इब्तदाई रिसेप्शन पर ही खड़ी लड़की ने तारुफ लेते से मिकाइल के ऑफिस की तरफ किसी को साथ बेचकर पहुंचाया, जबकि अपने ऑफिस में नामा को देखते वो सरप्राइज हुए। अरे मेरा बच्चा आया है, खुश आमदीद। वो अपनी बास चेयर से उठते नामा की तरफ बढ़ते ही अपनी बाजू वा कर गए तो नामा जरा हिचकिचाती उनके पास आ रुकी। बहुत हसीन जगह है ये अंकल। वो रूबरू आते सराहे बिना ना रह सकी। अभी तुमने हमारे लॉन्च किए अजमेर के नए लग्जरी मार्की होटल का विजिट नहीं किया। वो ओपन होते ही आग लगा चुका है। किसी दिन तुम्हारा और नू का स्टे करवाता हूँ वहाँ। नामा ने स्टे पर पहलू सा बदलते बेचैनी अया की तो वो मुस्कुरा कर रह गए। वो उनके बकौल शर्मा गई थी। अगर आप फ्री हैं तो हम हॉस्पिटल चलें, आज मानिया की सर्जरी है। नामा ने अपने बाल कानों के पीछे रसाने के साथ कहा तो वो अपनी चेयर की तरफ बढ़े और लैपटॉप पर झुकते से टर्न ऑफ किया। हाँ चलते हैं, नू ने कॉल कर दी थी मुझे। अगली बार आओगी तो तुम्हें अपने स्टाफ से मिलवाऊंगा। नू और सारिम को तो यहाँ टिक कर बैठना हरगिज कबूल नहीं। होप सो मेरी ये बहू इन फ्यूचर मुझे यहाँ जरूर ज्वाइन करे। नामा उनके इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने पर हरगिज आमादा ना थी, पर अभी फौरन इनकार करती तो उनका दिल दुखता। तभी ये तकल्लुफ बात पर छोड़े अभी वो उनके हमरा वापस हॉस्पिटल निकली। पहली बार उन्होंने नामा की रोल्स रॉयस में उसके साथ सफर किया और नामा की ड्राइविंग मजे से एंजॉय की। जब तक नामा और मिकाइल पहुंचे, हिरत साहब और फिरोज सुल्तान भी पहुंच चुके थे।
नामा बाबा से गले मिली तो मिकाइल ने जिस तरह से फिरोज को गले लगाया, वो बंदा अफसुर्दा हो गया कि दिशा के डसे हर फर्द के लिए उनका दिल दुखी हो जाता था। लेकिन मिकाइल से अब तक वो और हिरत जब भी मिले उसे एक मेहरबान और बेहतरीन इंसान पाया। सबने ही अमाइल को बारी बारी बेस्ट विशेस दी और फाइनली सबकी हिम्मत और दुआओं के साथ मानिया की सर्जरी शुरू हो गई। नामा ने तीनों बुढ़े हैंडसम अफराद को वरियाम हॉस्पिटल मेस की स्पेशल वीआईपी कॉफी ला कर दी, जबकि एक इसने यूं ही नूह के ली और इसके ऑफिस की तरफ आई, मगर वो वहां ना था, क्योंकि नूह के पास इतना क्रिटिकल केस जब भी आता वो हॉस्पिटल का ही होकर रह जाता। फिर ना अपनी तकलीफ याद रहती ना आराम। नामा इससे पहले कॉफी वापस ले जाते पलटती, नू के सीने से जा टकराई, पर डू ने उसके अकब में हाथ जमाते नामा को अपने करीब ही रोक लिया। क्या तुम मेरे ऑफिस पर जादू फूंकने आई हो कि मेरा यहाँ दिल ना लगे? नामा ने अपनी डरी आंखें पट से हेजल अखियों में जमाते सवाल सुनते गहरा सांस खींचा। हाँ बताइएगा, कब तक असर होता है? फूले गाल समेत वो अपना हाथ नू के जख्म की जगह रखती आंखों से शिकायत कर रही थी। जरूर बताऊंगा, मैं ठीक हूँ, कॉफी लाई हो मेरे लिए? अव्वल जुमला नामा की फिक्र हटाने के साथ कहे उसके हाथ से कॉफी लेते सिप बरी तो नामा हाँ करती मध्यम सा मुस्कुराई। हंस की राइड कब करनी है? वो नू को देखती बेख्तियार पूछ बैठी। इस फ्राइडे को करते हैं, कुछ बिजी हूँ, मैं भी रात भी फरियाम हॉस्पिटल गुजरे मेरी। नामा जो कल तक उसके साथ रात एक कमरे में गुजारने पर घबराती थी, आज उसके यूं रात को बिजी होने का सुने उदास होकर रह गई। सिर्फ आज की? वो पूछकर नू को खामखा खुशफहम कर गई। नो, 3-4 रातें। नू ने उसके चेहरे के आगे लहराती बालों की लट को मेकानी तौर पर नामा के बाकी महकते बालों से जोड़ते बताने के बीच उसके चेहरे को बगौर देखा, जैसे अपना मनपसंद तासुर हंस कर रहा हो। तो क्या रह लेंगे मेरे बिना? नामा ने अपनी अफसुर्दगी छुपाते नू पर एहसान सर जताते उसकी फिक्र में पूछा, तो नू बहुत मुबहम मुस्कुराकर अपनी वजाहत हेज मुतबस्सम कैफियत से नामा को पलकें ठहराने पर उकसा गया। मैं तो नहीं रह सकता, तुम रह लोगी? सरासर दिली जज्बात और एहसास से छेड़खानी करते मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश की गई। हाँ रह लूंगी, अब यहाँ जॉब करने से तो रही। नामा ने आंखें सी घुमाते कंधे उचकाए, जबकि नू उसका एक एक तासुर एंजॉय कर रहा था। कहो तो फूड मेस की अथॉरिटी दिलवा दूं तुम्हें, ऐसे तुम घर और बाहर हर जगह अपने शौहर पर नजर रख सकोगी कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। नामा ने हैरत से आंखें फैलाकर नू को देखा, जैसे समझना चाह रही हो कि वो मजाक कर रहा है या संजीदा। हाँ, अपनी अकल को 21 तोपों की सलामी भी दी कि यकीनन मजाक ही था, पर अभी ये अथॉरिटी मिलती तब भी नामा बिना लम्हा जाया कि पकड़ लेती। मेरा शोहर सारे का सारा मेरा है, मुझे नजर रखने की क्या जरूरत है? अपने ऊपर इतना तो यकीन है कि मैं उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी चॉइस बन चुकी हूँ। नामा को इतराने का मौका दिया, वो बेहद खुश था कि इस लड़की ने मौके पर चौका मारकर रूह के दरीचों तक राजी कर लिया। इस यकीन के लिए थैंक यू। वो काफी मेज पर रखे फिर से उसका चेहरा हाथों में बढ़ते उनसियत के किसी आला लेवल में मुब्तला बोला कि आवाज जज्ब के सबब मजीद भारी और फसूहेज हुई। वेलकम, क्या सच में बहुत से दिन हॉस्पिटल रहने वाले हैं आप? जरा एतमाद बहाल हुआ तो इस बार बीवी वाली टोन अपनाए वो नू का सब कुछ लूट गई। हाँ नामा एक क्रिटिकल पेशेंट है, कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है उसे। नामा का चेहरा मुरझा सा गया, पर वो शो ना करने के पूरे जतन करके भी नू को इस बात का एहसास दिला रही थी कि इसे नू के साथ रहना कितना अच्छा लगने लगा है। लेकिन अगर कभी मेरी बहुत कमी फील हुई तो आ जाना यहाँ, मेरे पास एक बेडरूम है, प्राइवेसी से भरा हुआ। नामा उसकी बात का महफूम समझती आंखों के गोशों तक हया से भर गई। वैसे बिना मुस्कुराए भी मुस्कुराती नजर आती तो नू का दिल तेज धड़कने लगता। नू ने कॉफी उठाकर सिप लेते अपना ध्यान इस अप्सरा से सरकाया। मुझे ऐसी कोई कमी नहीं होगी जिसके लिए बेडरूम की प्राइवेसी दरकार हो। यहाँ ऑफिस में आकर आपको थोड़ा तंग करके कोटा पूरा कर लूंगी। नामा की आवाज अपनी प्लानिंग बताते कुछ ज्यादा ही मीठी हुई, पर सितम तो बसे लाड सा आने पर खा नहीं सकता था। सहे नसीब, वो आशिकाना मिजाज होता जा रहा था। नामा चेहरा नीचे करती ब्लश कर गई। ठीक है, मैं बाबा के साथ घर चली जाऊंगी। वो आंखें झुका गई। उन्होंने इस जलन की मारी का झुककर माथा चुमा तो जलन रफा हुई। करार जिस्म के अंग अंग तक दोनों को उतरता महसूस हुआ। मेरे बहुत करीब रहने के मौके कम कम ही मिलेंगे तुम्हें, तो जब भी मिले जी भर कर फायदा उठा लिया करो, बहुत मसरूफ आदमी हूँ। नामा ने ना चाहते हुए भी उसके सीने से सर टिकाते
बाजू नूह की तरफ लपेटे कि नूह को कॉफी फिर मेज पर रखनी पड़ी ताकि नामा को भरपूर फील कर सके। बस अपने जख्म का ख्याल रखें, काम के बीच आयतुल कुर्सी फूंकती है आप पर, अब जहाँ रहेंगे हिफाजत का हिसार कायम रहने वाला है। ना जाने इस बात पर नूह को क्या हुआ कि वो उसको पकड़कर रूबरू की तकलीफ से देखने लगा। तुमने सच में मुझ पर ये फूंकी? एक दर्द का धुंधलका था नूह की आंखों में, आवाज फट सी गई। जी, मुझे परेशान करता है आपका नजरों से ओझल होना, भले कुछ देर ही सही। नावा छुपा न सकी कि वो जान है उसकी। यही मेरी हालत है, लगता है जल्द प्रॉपर शादी करने की रस्म निभानी पड़ेगी, यही रुकावट बाकी है हम दो के बीच। वो नूह के फिर से पटरी से उतरने पर हिरासा हुई। स्टॉप इट नो, नामा ने इसे बुखलाहट में डांट दिया, जिस पर वो ढीठ जनाब खुलकर हंसे। तो मेरे ऑफिस में बैठकर वेट कर सकती हो सर्जरी होने तक। बहुत ही हंसता हुआ मौजू बदल गया, पर नामा ने नफी में गर्दन घुमाए फौरन इस खतरनाक कैफियत से इनकार किया। नो, मैं बाहर इन 3 मोहतरमीन के साथ गपशप करूंगी, आप अपने पेशेंट्स को देखें। अच्छा सुने, पेशेंट लड़की तो नहीं? वो जाते जाते रुकी तो नूह की मुस्कुराहट गहरी और बारफ्ता हुई। अभी तो आप कह रही थी बीवी कि मैं पूरा आपका हूँ, नजर रखने की क्या जरूरत? ये पूछ कुछ मेरे ख्याल में नजर रखने में ही आती है। नामा का दिल चाहा जमीन फटे और अंदर घुस जाए। अजीब सा घूरने लगी ताकि रोब डाल सके। जो पूछ रही हूँ आप पर बताना फर्ज होना चाहिए, बीवी के आगे नहीं बोलते। वो सीने पर हाथ लपेटे आंखें छोटी करके नूह को देखती फरफर बोली, लड़की है वो बहुत हसीन। नूह ने जिसके बाज आदमी से भी ऊपर का काम किया। एक तो उसकी लड़की होने को नोटिस किया, ऊपर से उसके हुस्न को भी। इसकी सजा मिलेगी। वो आंखों में फौरन दुख भर लाई। नूह ने कदम उसकी तरफ बढ़ाया जिसके हाथ में काफी पैक्ड ग्लास था। मेरे अंदर नोटिस लेने से जुड़ी हर हिस्स बस यहाँ काम करती है, नामा सुल्तान के सामने कि मैं तुम्हारे दिल पर पड़ी शिकन तक बांध लेता हूँ। वो एक ओल्ड मैन है, एक सिप ले लो नामा। उसके चेहरे के तासुरात बदलता, कॉफी का सिप देने को कॉफी स्ट्रॉ बॉटल नामा की तरफ बढ़ाए, इनकार की सारी अथॉरिटी सल्ब कर गया। नामा ने स्ट्रॉ से सिप लिया और अपने चेहरे की गुलाल छुपाती वहां से डोर ओपन करते भाग गई, जबकि नूह ने इसी स्ट्रॉ से कॉफी का सिप लिया और अब आशिक साहब को वो एक्स्ट्रा मजेदार लगी और अपने इस बचकाना अंदाज पर वो मुस्कुरा भी दिया। वही सर्जरी सोच से ज्यादा भारी पड़ रही थी। अपनी जिंदगी में माइल ने बहुत कुछ देखा होगा, पर मानिया से जुड़ी ये सर्जरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। ट्यूमर का साइज ब्रेस्ट के मेन हिस्से तक नहीं पहुंचा था, जिस वजह से इस ट्यूमर को ही कट करे निकाला गया था, जबकि ब्रेस्ट को महफूज बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। ट्यूमर और कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुकने के सबब ट्यूमर की जड़ें ब्रेस्ट के मेन पार्ट और निपल तक नहीं पहुंची थी, और यही सर्जरी के कामयाब होने का पॉइंट था। जबकि 2 घंटे की ये तवज्जो तलब और बारीक बीनी से की जाती सर्जरी 6 के बजाय 6:30 तक मुकम्मल हुई। लेकिन अमाइल और उसके साथ मौजूद 2 एक्सपर्ट लेडीज सर्जन्स की कोशिश भरपूर कामयाब हुई थी। वो 2 खुद भी मानिया के लिए काफ़ी टची लगी, क्योंकि वो छोटी सी एज में सबसे गुजर गई थी। दोनों सर्जरीज के बाद अमाइल को मुस्कुरा कर देखती। वहां से गई तो अमाइल ने झुककर मानिया का माथा चूमा, तो एक आंसू उसकी आंख से गिरकर मानिया की आंख में जा अटका। हाँ, वो जितना मजबूत होता, जिंदगी ने उसे माँ के अचानक छोड़ के जाने के बाद फिर से वैसा ही रुला दिया था। और वजह वो डर था कि अगर वो मानिया से किया वादा पूरा ना कर पाता तो उसकी जिंदगी में सब खत्म हो जाता। मेरी मोहब्बत ने मुझे हारने नहीं दिया मानिया। मैं अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना नहीं डरा जितना इस सर्जरी के 2.5 घंटों में तुम्हारे नाजुक से वजूद को छूते डरा हूँ, कि ये फूल जिसकी खुशबू मैंने मुकम्मल महसूस नहीं की, पत्ती पत्ती बिखर ना जाए। तुम क्या हो मेरे लिए, काश इस वक्त मेरी हालत देख पाती तुम। उसके इफेक्टेड ब्रेस्ट एरिया पर लगे लाइन नुमा स्टिचेस पर एक प्रोटेक्शन बैंडेज लगाते अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू ना पा रहा था। तमाम काम मुकम्मल किए माइल ने इसे लूज सी जर्सी स्टफ टॉप भी बहुत एहतियात से पहनाई कि स्टिचेस पक्के होने तक वो टाइट नहीं पहन सकती थी, जबकि 10 मिनट तक इसे उसके रूम में वापस शिफ्ट कर दिया गया, पर वो 2 घंटे बेहोश रहने वाली थी। अमाइल को बाहर आता देखे हिरत साहब तेजी से उसकी तरफ लपके, और जिस तरह वो दोनों गले लगे, मिकाइल, नामा और फिरोज सुल्तान की भी आंखें खुशी से नम सी हो गई, क्योंकि अमाइल की आंखें सुर्ख होकर सूजी बता चुकी थी कि वो कितने दर्द से गुजरकर मानिया के दर्द दूर करके आया है। जी जनाब, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मेरी आज की फेवरेट एपिसोड थी, क्योंकि ये जिस बात का वो था, वॉल्केनो था। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप इससे बड़ी धमाकेदार अगली एपिसोड के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उसमें मिलते हैं। अच्छा से तबसरा और रिव्यू देते जाइएगा।
اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، رسپانس اچھا دیا کریں، میں نے ناراض ہو جانا ہے اور میں نے ترسانے لگ جانا ہے آپ لوگوں کو باقیوں کی طرح، تو سیدھے ہو جائیں اور روز کی روز ایپیسوڈ پڑھ لیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔